Good morning and welcome everyone to my YouTube channel Commerce Studio by Priya. So I will discuss today about the perquisite under the income tax part 2. Part 1 is already uploaded on the channel. You can view the video. You can search it on my channel at Commerce Studio by Priya. So in this part 2 we will cover about the ESOPs, employee stock options, loans, movable assets, club education, medical facilities, theory as well as the practical notes with the example. Let's begin with the perquisites. The meaning of perquisite is again the benefits amenities provided by the employer-employee, monetary, non-monetary, maybe in kind or cash, and these are taxable under the head salary unless specifically exempt. Specifically exempt, we will discuss about which type of the perks are exempt, which type of the perks are taxable. So perks basically क्या होती हैं? These are the facilities provided by the employer to the employee. Why? Because of the employment. उसको फैसिलिटीज दे रहे हैं, उसके बदले में कैश ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे हैं, कैश दे रहे हैं फैसिलिटीज के लिए, फैसिलिटीज दे रहे हैं, कैश नहीं दे रहे हैं, एवरीथिंग द बेनिफिट ट्रैवलिंग फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी. अगर पैसे में नहीं है तो उसकी हम मॉनेटरी वैल्यू निकाल लेंगे. So this is the full chart of the perks. Taxable for all employees, exempt for all employees, taxable for specified employees only. Taxable for all RFA, fully taxable है. Separate video is there in the channel. Employers contribution to provident fund, national pension system, superannuation above 7.5 lakh. एनुअल का 7.5 लाख से ज्यादा है तो ही टैक्सेबल है, अदरवाइज एग्जम्प्ट है. यूज ऑफ मोटर कार ओनली पर्सनल, बाकी स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल है. गिफ्ट वाउचर्स अबव 5000 से अबव वाले गिफ्ट वाउचर सबके लिए टैक्सेबल है. अप टू 5000 एग्जम्प्ट है. क्लब एक्सपेंसेस पर्सनल यूज टैक्सेबल. क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस पर्सनल यूज टैक्सेबल. फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट्स, सर्वेंट्स कौन से होंगे? स्वीपर, वॉचमैन, गार्डनर, कुक, कोई भी सर्वेंट हो सकता है, व्हाटएवर बी द नेम. यूटिलिटी बिल्स भी हो सकते हैं इसमें, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी का बिल. अगर ऑब्लिगेशन टच है तो ये सबके लिए टैक्सेबल है, अगर ऑब्लिगेशन टच नहीं है तो ये सिर्फ स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल है. एग्जेम्प्ट फॉर ऑल एम्प्लॉइज. मेडिकल फैसिलिटी इन एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट अप्रूव हॉस्पिटल एग्जेम्प्ट है. मेडिक्लेम प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर एग्जेम्प्ट है. कोविड ट्रीटमेंट के टाइम पे अगर एम्प्लॉयर ने खर्च किया तो एग्जेम्प्ट है, चाहे रीइंबर्समेंट की है, दोनों ही एग्जेम्प्ट है. गिफ्ट वाउचर अप टू 5000 एग्जेम्प्ट है. स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए एजुकेशन फैसिलिटी आ जाएगा, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी, फ्री कंसेशनल ट्रांसपोर्ट इन एम्प्लॉयर्स ओन व्हीकल. एम्प्लॉयर का व्हीकल है उसमें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी जा रही है, वो सिर्फ स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल है. सेपरेट वीडियो इज देयर इन द चैनल, यू कैन वॉच. इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन्स टैक्सेबल है स्पेसिफाइड के लिए. यूजेबल मूवेबल एसेट चाहे फर्नीचर है, अप्लायंसेज है, वो भी टैक्सेबल है. ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट सेम लाइक कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, वो भी टैक्सेबल है कंसेशनल प्राइस पे अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है. सो बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट द बेनिफिट. द टिपिकल बेनिफिट वी विल कैलकुलेट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, एम्प्लॉय को जॉब की वजह से हो रहा है तो वो सैलरी का पार्ट बन जाएंगे. सबसे पहले है स्वेट इक्विटी शेयर्स, इसको ESOPs भी बोल देते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स. दीज आर दी shares, equity shares of the company, of employer's company given to the employee at the concessional rate, or sometimes it's a free of cost. So when employer is giving this share at concessional rate, yeah, free of cost, so this is a typical benefit for the employee, because if employer didn't give the shares at concessional free of cost, employee will buy from the open market by paying the exact price. So the benefit employee is getting without buying from the open market and buying from the employer, so that benefit will be added to the salary. तो अगर benefit मिल रहा है तो वो टैक्स ट्रीटमेंट है, उसका टैक्सेबल होना कंपल्सरी है क्योंकि बेनिफिट मिल रहा है. तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज माइनस अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉई. जिस डेट को एम्प्लॉई जो है शेयर्स को खरीदता है, एक्सरसाइज करता है, जिसको राइट मिला हुआ है, माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई, जितना भी पैसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से चार्ज कर रहा है, जो टिपिकल बेनिफिट है दैट विल बी एडेड टू द सैलरी एंड टैक्सेबल. फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो मर्चेंट बैंकर वाली लेनी है. रजिस्टर होता है जो रजिस्टर वैल्यूअर होता है जो वैल्यू निकालता है, जो नैव होती है नेट एसेट वैल्यू वाली, वो वाली लेनी होती है. टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट और एक्सरसाइज अंडर द सैलरी. अगर जिस साल अलॉट हो रहे हैं चाहे जिस साल एक्सरसाइज हो रहे हैं, वॉट एवर बी द, उस दोनों
सालों में से एक साल में टैक्सेबल होने, 2 बार ही नहीं होने, भी एक बार ही होने हैं। अगर जिस साल अलॉट हुए हैं, अलॉट पहले हो गए हैं, अलॉटमेंट सीधी हुई है बिना किसी पैसे के, तो टैक्सेबल होने। एक्सरसाइज जैसे ऑप्शन दे दिए कि 3 सालों में कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है एम्प्लॉय, तो जिस साल वो एक्सरसाइज करेगा उस साल टैक्सेबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल है, फेयर मार्केट वैल्यू है ₹1000 पर शेयर, इशू प्राइस है 600, तो पर की वैल्यू क्या आ गई 400 इंटू नंबर ऑफ शेयर, जितने भी शेयर उसको मिलेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर लोन देता है इंटरेस्ट कम पे या फिर जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एम्प्लॉय को इमरजेंसी थी, उसे पैसे चाहिए, तो उसने बैंक की बजाय एम्प्लॉयर से उधार ले लिया, तो बीइंग एम्प्लॉय एम्प्लॉयर उसको एसबीआई का रेट जो हमने बेंचमार्क लेना है उससे कम पे दे दिया, जो लिया ही नहीं कि कोई बात नहीं आप रिटर्न कर देना, लोन ले लो। तो जो वो फायदा हो गया ना, अगर वो बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेता तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता, तो यहाँ पे उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, तो वो बेनिफिट, वो फायदा हमने सैलरी में ऐड करना है, टैक्सेबल रहेगा। तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट एट द रेट एसबीआई लेंडिंग रेट ऑन 1 अप्रैल माइनस इंटरेस्ट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, जितना एसबीआई का रेट है उस पर माइनस करा जाएगा जितना एम्प्लॉय से रिकवर किया जा रहा है। अगर एसबीआई का रेट ज़्यादा है, एम्प्लॉयर उसको कम पे दे रहा है, तो ही बेनिफिट होना है। अगर एसबीआई का रेट कम होगा, एम्प्लॉयर उसको ज़्यादा पे दे रहा है, तो फिर फ़ायदा थोड़ी हुआ उसको। एसबीआई अगर 10% पे दे रहा है लोन और एम्प्लॉयर उससे 12 ले रहा है, तो उसे नुकसान हो रहा है, बैंक से लेना चाहिए था, तो वो बेनिफिट नहीं ऐड होना। उल्टा होता, एसबीआई का रेट 12% है और एम्प्लॉयर 8% पे दे रहा है, तो 4% का फायदा करा दिया, तो वो फायदा टैक्सेबल है। जीरो है तो जितना एसबीआई का रेट होगा सारे का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जेम्पशन 20,000 तक का लोन पे कोई हमने नहीं लेना, अगर 20,000 तक का लोन लिया है तो नथिंग इज टैक्सेबल। और लोन जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लिया है, स्पेसिफाइड डिजीज के लिए लिया है, स्पेसिफाइड डिजीज आर डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स, उसके लिए लिया है, तो नॉन इम्बर्समेंट है तो भी वो एग्जम्प्ट रहेगा, कोई भी इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखिए, लोन का अमाउंट है ₹5 लाख एट द रेट ऑफ 4%, 4% पे एम्प्लॉयर ने दिया है, एसबीआई का रेट है 8%, तो फायदा कितना हो गया 4% का, तो 4% ऑफ 5 लाख दैट विल बी टैक्सेबल अमाउंट फॉर इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। नेक्स्ट है यूज ऑफ एम्प्लॉयर्स मूवेबल एसेट। एसेट मूवेबल, एम्प्लॉयर अपना एसेट एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दे रहा है, एसेट पर्सनल यूज के लिए दे रहा है, तो फायदा हो रहा है, तो टैक्सेबल है। तो क्या होगा, टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, ओन्ड एसेट पर्क की वैल्यू क्या आएगी 10% ऑफ द कॉस्ट इनटू यूजेस पीरियड माइनस अमाउंट रिकवर्ड। एम्प्लॉयर अपना कोई भी एसेट, फर्नीचर है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, उसे यूज करने के लिए दे रहा है, तो उसकी जितनी भी कॉस्ट होगी उसका 10% माइनस अगर एम्प्लॉय से कोई अमाउंट चार्ज किया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा तो 10% टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयर हायर करके एसेट एम्प्लॉय को दे रहा है यूज करने के लिए, तो जितने भी वो हायर चार्ज पे कर रहा होगा एम्प्लॉय के बिहाफ पे वो टैक्सेबल होंगे, और उसमें से कोई अमाउंट अगर उससे लिया जा रहा है तो वो माइनस हो जाएगा। लैपटॉप कंप्यूटर के लिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, अगर लैपटॉप कंप्यूटर पर्सनल यूज के लिए दिए हैं तब भी एग्जम्प्ट है, ऑफिशियल यूज के लिए तो एग्जम्प्ट ही है, तो पर्सनल के लिए भी एग्जम्प्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर की कॉस्ट है 60,000, 6 मंथ्स के लिए यूज किया एम्प्लॉय ने, फर्नीचर दिया था एम्प्लॉयर ने यूज करने के लिए, तो पर की वैल्यू क्या आएगी 60,000 का 10%, 6,000 उसका 6 मंथ्स का जो है चार्जेस, 6/12 हाफ टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, पीछे वाला था यूज करने के लिए दिया, यहाँ पे दे ही दिया। एम्प्लॉयर का कोई एसेट था, पुराना एसेट, उसने पहले यूज किया खुद, उसने बाहर ओपन मार्केट में बेचने की बजाय एम्प्लॉय को दे दिया और डिस्काउंटेड प्राइस पे दे दिया, तो फायदा हो गया ना। अगर एम्प्लॉय, वो इसका एम्प्लॉय ना होता एम्प्लॉयर का, वो उसको ऐसे या तो ना देता या उसको हाई प्राइस पे बेचता, तो जितना भी वो फायदा होगा वो हमने यहाँ पे टैक्सेबल कर देना है। तो एम्प्लॉयर अगर ट्रांसफर करता है ऑनरशिप मूवेबल एसेट की, फर्नीचर, मोटर कार, कंप्यूटर की, और उसको उसने पहले यूज किया होता है एम्प्लॉय को या फ्री कॉस्ट पे या कंसेशनल प्राइस पे, तो वो एक पर्क है, बेनिफिट है। तो टैक्सेबल वैल्यू जो है वो डेप्रिसिएशन रेट्स के अकॉर्डिंग आएगी, हाउ इट विल बी टैक्सेबल। पर्क की वैल्यू क्या होगी, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस डेप्रिसिएशन एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रेट माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। जो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं, ये हम वो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे जितने पीरियड के लिए एम्प्लॉयर ने एसेट ट्रांसफर करने से पहले यूज किया होगा। जितने में एसेट खरीदा
साल 2 साल यूज़ किया उतनी डेप्रिसिएशन माइनस करो, मतलब उसकी वो वैल्यू आ गई। उसमें से कुछ पैसा अगर एम्प्लॉय से ले रहे हैं तो वो भी माइनस कर देंगे, कुछ नहीं ले लेंगे तो सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करके टैक्सेबल हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन का रेट क्या रहेगा? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो 50% पर एनम WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे जाएंगी। मोटर कार 20% पर एनम WDV। और इसके अलावा जितने भी मूवेबल एसेट है, फर्नीचर, मशीनरी वगैरह, वो 10% पर एनम पे जाएंगे स्ट्रेट लाइन मेथड पे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है गैजेट्स वगैरह आएंगे, जैसे जो होम अप्लायंसेस होते हैं, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वो अदर मूवेबल में जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक में नहीं जाएंगे। और डेप्रिसिएशन जो है वो कंप्लीटेड ईयर की लेनी है। अगर मिड ऑफ द ईयर लिया तो मिड ऑफ ईयर से, जैसे एम्प्लॉयर ने एसेट जो है यूज किया या खरीदा सितंबर में, तो सितंबर टू सितंबर वो कंप्लीट ईयर लेना है, पार्ट छोड़ देना हमने, कंप्लीटेड ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस होनी है। और ध्यान रखना है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मोटर कार WDV है और बाकी सारे स्ट्रेट लाइन पे हैं। क्लब एक्सपेंसेस, एजुकेशनल फैसिलिटीज, क्लब एक्सपेंसेस ऑफिशियल के लिए पूरी एग्जाम, पर्सनल के लिए फुली टैक्सेबल। तो एग्जाम्पशन अगर फुली बिजनेस पर्पस के लिए है, और बाकी जो मेंबरशिप फीस, एनुअल चार्जेस जो भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है एम्प्लॉय के लिए, वह पर्सनल वाले फुली टैक्सेबल है। एजुकेशन फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन टू एम्प्लॉयज, चिल्ड्रन और फैमिली, किस तरह से होगा? चिल्ड्रन को दी जा रही है या फैमिली, जैसे ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे या स्पाउस हो जाएगा। तो इफ इट इज एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूशन, अगर एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल कॉलेज है, तो कॉस्ट पर स्टूडेंट इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन और अदर इंस्टीट्यूशन और एक्चुअल एक्सपेंसेस बोन, मतलब अगर एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल कॉलेज है तो कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग दी एजुकेशन सेम लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन आउटसाइड, किसी बाहर वाले सेम लेवल के में इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड करने की कॉस्ट क्या होगी, दैट। और या एक्चुअल एक्सपेंसेस जो भी एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द क्वेश्चन, वॉट एवर द प्रूफ्स और डेटा अवेलेबल, उसके अकॉर्डिंगली हमने ले लेनी है। और 1000 रुपीज पर मंथ एग्जाम्प्ट रहेगी पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, 1000 रुपये पर मंथ एग्जाम्प्ट करनी है। और इसके अलावा भी अगर एम्प्लॉयर बुक्स, यूनिफॉर्म, बस फीस जो है वो भी बियर कर रहा है एम्प्लॉय के बच्चों की या फैमिली की, तो दैट विल बी ऑल्सो टैक्सेबल एंड एडेड टू द वैल्यू ऑफ द पर्क। नेक्स्ट इज सर्विसेज ऑफ द डोमेस्टिक सर्वेंट्स। डोमेस्टिक सर्वेंट्स कौन से होते हैं? वॉचमैन, स्वीपर, गार्डनर, कुक, फ्री ऑफ कॉस्ट, एम्प्लॉयर दे रहा है इनकी सैलरी, तो ये टैक्सेबल है हमेशा, ऑलवेज, फॉर ऑल एम्प्लॉयज, इफ देयर इज ऑब्लिगेशन टच, and if there is no obligation touch, then it is only taxable for the specified employees. And how you will determine the obligation touch? obligation touch होता है कि जिसकी obligation अगर वही met कर रहा है तो there is no obligation touch. obligation मेरी बियर कोई और कर रहा है तो that is obligation touch आ गया। for example, एम्प्लॉयर ने सर्वेंट हायर किए एम्प्लॉय के घर पे, सैलरी भी एम्प्लॉयर दे रहा है। अब हायर किसने किए थे? एम्प्लॉयर ने। दे कौन रहा है सैलरी? एम्प्लॉयर। तो मतलब जिसने हायर किए वही दे रहा है ना, तो ये सिर्फ टैक्सेबल है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए। सर्वेंट हायर करे एम्प्लॉय ने, सैलरी दे रहा है एम्प्लॉयर, हायर किए थे एम्प्लॉय ने तो बनती तो सैलरी एम्प्लॉय की थी, लेकिन दे रहा है एम्प्लॉयर, तो यहाँ पे आ गया ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर ने मेट करी तो दैट इज टैक्सेबल फॉर एवरीवन, otherwise taxable only for the specified employee। तो कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर लेनी है, अगर कुछ भी चार्ज किया जा रहा है एम्प्लॉय से ये फ्री सर्विसेज के बदले, वो माइनस कर दिया जाएगा। सेम विद द गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाइड बाय द एम्प्लॉयर, इसमें भी हमने ऑब्लिगेशन टच देखना है। तो ऑब्लिगेशन टच कैसे आएगा? मीटर का बिल, वाटर सप्लाई का बिल, नाम है एम्प्लॉय के, पैसे दे रहा है एम्प्लॉयर, तो ऑब्लिगेशन जो है एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर ने बियर करी, तो टैक्सेबल फॉर एवरीवन। मीटर वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, वो नाम पे है एम्प्लॉयर के और पैसे भी एम्प्लॉयर दे रहा है, नो ऑब्लिगेशन टच, तो स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल है। तो स्पेसिफाइड के लिए तो हमने चेक ही नहीं करना है। इफ द वन एम्प्लॉय बिकम द स्पेसिफाइड, देन फॉर दैट एम्प्लॉय एवरीथिंग इज टैक्सेबल। लेकिन जहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है तो हमने देखना है कि अगर एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर बियर कर रहा है तो ओनली देन इट इज टैक्सेबल। मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर के अपने हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अप्रूव्ड हॉस्पिटल में एग्जाम्प्ट है। सो अगर एम्प्लॉयर अपने ओन हॉस्पिटल क्लिनिक में प्रोवाइड कर रहा है वो भी एग्जाम्प्ट है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल है तो वो भी एग्जाम्प्ट है।
गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है या अप्रूव्ड वाला है, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट है, वो भी एग्जाम्प्ट है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिक्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है एम्प्लॉय की या फैमिली की, तो उसका प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है दैट इज़ नॉट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस अलाउड है। अप टू असेसमेंट ईयर 2018-19 रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस जो थी 15,000 तक अलाउड थे। रीएम्बर्समेंट एम्प्लॉय पहले खर्च करके आएगा, बाद में एम्प्लॉयर से ले लेगा, तब तक 15,000 अलाउड था। उसके बाद ये खत्म हो गया है क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन शुरू हो गई थी। स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50 और 75,000 की, तो उसमें कर दिया गया है। अभी कोई रीएम्बर्समेंट अलाउड नहीं है। आगे है मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया। मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या हुआ, ट्रीटमेंट कराने के लिए बाहर जाना है, तो उसका खर्चा अगर एम्प्लॉयर बियर कर रहा है तो कितना अलाउड है, ओनली एग्जाम्प्ट है अगर अप्रूवल है आरबीआई से ली हुई और जो हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। बाहर भी अब्रॉड में भी जो हॉस्पिटल है दैट इज द गवर्नमेंट अप्रूव्ड, ओनली देन इट इज एग्जाम्प्टेड, अदरवाइज इट इज टैक्सेबल। कितना एग्जाम्प्ट होगा, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवल ऑफ पेशेंट प्लस वन अटेंडेंट इज एग्जाम्प्ट ओनली इफ द एम्प्लॉइज GTI gross total income before this exemption does not exceed 2 लाख, 2 लाख से ज़्यादा नहीं है तो ये अलाउड है। मेडिकल फैसिलिटी जो बाहर प्रोवाइड की जा रही है, इसमें आने जाने का खर्चा, वहाँ पे मेडिकल का और रहने का खर्चा सब इंक्लूडेड रहेगा, तो वो अलाउड हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज फुली टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसमें फैमिली का मतलब क्या रहेगा, एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर और एनी अदर पर्सन फॉर द कोविड-19, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि ये एग्जाम्प्ट है, फुली एग्जाम्प्ट है, चाहे रीएम्बर्समेंट करी है, चाहे कोविड के टाइम पे ट्रीटमेंट करी थी। So that's all about the perks part 2. Thank you for watching and kind listening. Subscribe the channel for the more tax concepts. If you are learning or getting new things from this channel, so do subscribe, only then you will get the notifications. You can leave the question in the comment section. Thank you everyone. Thank you.